चलिए आइए, अब ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धातु के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अधातु, है ना, और अधातु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अधातु के बारे में, अधातु, अधातु, ठीक है ना, नॉन मेटल। अधातुएं, ठीक है ना, नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अधातु जो होता है, धातु और अधातु दोनों में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज हमें कुछ महत्वपूर्ण अधातुओं के बारे में पढ़ना है, जहाँ से परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अधातु क्या होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ, किसी को याद आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? मतलब जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखो, कहता है कि जो अधातु है, अधातुओं की संख्या कितनी होती है? 27 है, मतलब 27 है। टोटल हमारे पास तत्वों की संख्या कितनी है बाबू? 118 तत्व हमारे पास है इस समय, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में। और 118 में लगभग 91 जो तत्व हैं वो हमारे धातु हैं। क्या है बाबू? धातु हैं, ठीक है। और 118 में जो 27 हैं वो हमारे क्या हैं? अधातु हैं। क्या हैं? अधातु हैं। क्लियर हो रही है बात? अब ध्यान से सुनो, इस 27 में से हम अधातु पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस 27 में से जो 15 है वो ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और जो एक है वो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, और 11 जो है हमारे गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब 27 अधातुओं की टोटल संख्या है। इस 27 में जो अधातु है, 15 ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एक ऐसा इकलौता अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन, है ना। इकलौता एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये हमारा ब्रोमीन होता है। और इस 27 में से 11 ऐसे अधातु हैं जो किस रूप में पाए जाते हैं? गैस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। हो गया इतनी बात? अब आ जाओ। अब कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो हमारे अधातुएं होती हैं, जो अधातु होता है वो उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ये अधातु क्या होता है? उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक माने जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो उसे हम क्या कहेंगे? कुचालक। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? सुचालक। क्लियर हो रही बात? अब कहता है उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक अपवाद भी है। एक अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का नाम सुने हो? जो ग्रेफाइट है वो हमारा विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका अपवाद है। एक ऐसा भी है जो हमारा क्या है? विद्युत का सुचालक है। जो कौन सा है? ग्रेफाइट। पेंसिल सब लोग चलाए हैं? बचपन में किससे लिखते थे? पेंसिल से लिखते थे। जो पेंसिल में जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है ना, ब्लैक जिससे लिखा जाता है, वो हमारा कौन सा क्या होता है? वो ही वही, उसी को हम ग्रेफाइट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो वो हमारा विद्युत का सुचालक होता है। ये अपवाद है, आपको याद रखना पड़ेगा। लिखिए नहीं, लिखने के लिए समय दूंगा, बस समझिए पहले, ठीक है। तो अधातुओं के बारे में हम इतना पढ़ चुके थे पहले। अब आते हैं आगे और देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो महत्वपूर्ण अधातुओं के बारे में पढ़ना है कुछ, है ना। महत्वपूर्ण अधातु, अधातुएं, ठीक है। महत्वपूर्ण अधातुएं। तो महत्वपूर्ण अधातुओं में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से।
हाइड्रोजन इन तीनों में से कौन से फॉर्मेट में मिलता है, अब बता दो। हाइड्रोजन किस में मिलेगा? गैस में। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो हम पढ़ेंगे आज पहला हाइड्रोजन के बारे में, और यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके कंपटीशन में वनडे एग्जाम हो या पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग खोल के अब केवल सुनिए, रोशनी लिखो नहीं बाबू, ध्यान दो। जो पहला पढ़ना वो क्या है बाबू? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन जो होता है उसका प्रतीक क्या होता है? H होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 1.008 होती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, कई बार आपके एग्जामों में ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 1.008 होता है। 1.008 होता है। बोलो कितना होता है? 1.008 होता है। और जो हाइड्रोजन उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 है। क्या है? 1 होता है। अब ध्यान से सुनो, अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है वो सारी चीज़ों को देखेंगे। अब आ जाओ, ये जो हाइड्रोजन है ना, सबसे पहले ये देखो, पहला पॉइंट देखो कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, है ना। तो हाइड्रोजन का खोज 1766 ईस्वी में एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है? हेनरी कैवेंडिश। तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कब किया था? 1766 ईस्वी में किया था। कब किया था बाबू? 1766 ईस्वी में किया था। तो इसका जो खोज है, हाइड्रोजन का जो खोज है, वो 1766 ईस्वी में किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, ये जो हेनरी कैवेंडिश थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। मतलब जन्म तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में नागरिकता इंग्लैंड का ले लिया था, है ना, इसलिए इंग्लैंड का वैज्ञानिक कहा जाता है इनको। चलिए, अब देखिए, जब हाइड्रोजन के बारे में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न बनता है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, है ना। एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसे रसायन विज्ञान में आवारा की संज्ञा दी गई है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो रसायन विज्ञान का इकलौता ऐसा तत्व है जिसको रसायन विज्ञान में आवारा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन को, रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन को किसकी संज्ञा दी गई है बाबू? आवारा की संज्ञा दी गई है। आवारा की संज्ञा दी गई है। संज्ञा दी गई है। ये कहाँ पूछा गया था? एसएससी के एग्जाम में पूछ दिया गया था। ठीक है, इसको आवारा क्यों कहते हैं भाई? एक गाना सुने हो पुराने जमाने का, एक है आवारा हूँ, है ना, या आसमान का तारा हूँ, ऐसे करके गाना है, तो सुन लीजिएगा। एक मेरा भाई है वो बहुत सुनता है, तो एक दिन सुन रहा था आवारा हूँ, तो मैं मम्मी को ले गया, कहा कि देखिएगा कौन गाना सुन रहा है। ये कब से आवारा हो गया। चलिए, आवारा क्यों कहते हैं कि हर जगह ऐसे ही भटकता रहता है ना। पूरे ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए पॉइंट। ये आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा था एक बार कि पूरे विश्व में, है ना, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है उसका क्या नाम है? हाइड्रोजन है। या फिर ऐसे पूछ देगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताओ, क्या बताओगे? हाइड्रोजन को बता देना। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं क्या कि विश्व में, या फिर आ जाए कहां पे? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है।
क्लियर है? ये एग्जाम में पूछ दिया था, लेकिन विश्व को मान के पूछा था, पीसीएस के एग्जाम में पूछा था ये, ठीक है? तो आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखो, एक और पॉइंट देख लो कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एक भौतिक गुण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, और उसके साथ साथ पारदर्शक गैस भी है ना? 3-4 पॉइंट इसमें है। आप क्या कहोगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक गैस है, ठीक है? गैस है, ये आपको याद रखना है। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन रंगहीन है, इसका कोई निश्चित रंग नहीं होता है। रंगहीन होने का मतलब कोई निश्चित रंग नहीं होता है। गंधहीन होने का मतलब ये महकता वहकता नहीं है। अब सोचोगे कि हाइड्रोजन को महक के पता कर लेंगे, हाइड्रोजन है तो ये गंधहीन होता है, ये महकता नहीं है, उसमें गंध होता ही नहीं, इसलिए गंधहीन है। ये स्वादहीन है, उसमें स्वाद भी नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं ये क्या है, स्वादहीन होता है। और पारदर्शक गैस है। पारदर्शक का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख पाते हैं। पारदर्शक का मतलब जिसके हम आर पार देख पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हमारा पारदर्शक गैस है। क्लियर हो रही है बात? अब ध्यान से सुनो, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, कहता है कि हाइड्रोजन इकलौता पूरे तत्वों में, है ना, 118 तत्वों में इकलौता ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन का अभाव पाया जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। देखो कितना मज़ेदार बात है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि हाइड्रोजन क्या है, एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन का अभाव पाया जाता है, मतलब न्यूट्रॉन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये पॉइंट याद रखना, 5वां पॉइंट, कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें, बोलते रहो, जिसमें न्यूट्रॉन का अभाव पाया जाता है, पाया जाता है। मतलब आपके इस हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन एक होगा, है ना, आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक होगा, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होगी, मतलब न्यूट्रॉन होगा ही नहीं। क्लियर है? लेकिन इसके जो समस्थानिक पाए जाएंगे उनमें न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन में मत, हाइड्रोजन में नहीं होगा, लेकिन उसके समस्थानिकों में न्यूट्रॉन पाया जाएगा। अब देखो, अब यहां से एक और पॉइंट हम देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है, पूछता है, आप भूगोल में भी पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है कि नाभिकीय विखंडन है? नाभिकीय संलयन की क्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ध्यान से देखो, जो सूर्य है ना, सूर्य, तो सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन किसका होता है, हाइड्रोजन के नाभिकों का होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन के नाभिकों का होता है। सूर्य पे क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर, है ना, हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सूर्य पे जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, इसलिए सूर्य पे अभी तक जो है इतना ज्यादा ऊर्जा है ना। तो सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या है, हाइड्रोजन ही है। इसलिए देख लो यहाँ पे सूर्य पे जो हाइड्रोजन है वो लगभग 71% मौजूद है। सूर्य पर हाइड्रोजन कितना है, 71% है लगभग, और हीलियम की जो मात्रा है वो लगभग 26.5% है। कहीं कहीं 27% भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, लगभग इसीलिए बोल रहा हूं। तो आपको ये भी मात्रा याद रखना है कि सूर्य पर हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, 71%, 71%, और हीलियम कितना है, 26.5% है। तो ये आपको मात्रा याद होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम ये जान लिए कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू,
नाभिकीय संलयन की क्रिया है। अब देखो ये नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटकर बट जाता है या बिखर जाता है तो उस क्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन का मतलब टूटना, विखंडन माने टूटना। तो जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाए, बट जाए, उसको विखंडन कहेंगे। और जब जुड़ जाए तो संलयन, संलयित होना, जुड़ जाना, संलयित हो जाना, है ना। क्लियर हो रही है बात? अब देखो यहां से और प्रश्न क्या आता है। हम ये जान लिए कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। यहां से पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आप दो बमों के बारे में पढ़े हैं। एक बम आप पढ़े हैं हाइड्रोजन बम और एक पढ़े हैं परमाणु बम, पढ़े हो ना। तो अच्छा ये बताओ कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम, इन दोनों में वह कौन सा बम है जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है? देखो परमाणु बम आ रहा है, सुन लीजिए। यहां से प्रश्न बहुत बार बना, एक पॉइंट यहां याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। और यह स्टेटमेंट पीसीएस के एग्जाम में बना के पूछा गया था, है ना। तो याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बम है, कौन सा बम है बाबू? हाइड्रोजन बम। तो जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ये याद रखना आपको पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब कहता है कि जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ था? यह भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा 1952 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एडवर्ड टेलर। क्या नाम है? एडवर्ड टेलर। तो हाइड्रोजन बम के जो आविष्कारक हैं 1952 में एडवर्ड टेलर। क्या नाम है? ये कपड़ा सिलने वाला टेलर नहीं है, ये बहुत ही महान वैज्ञानिक है जिसने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, है ना। तो 1952 में एडवर्ड टेलर ने क्या बनाया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, है ना। और लगभग हाइड्रोजन बम बहुत ज़्यादा देशों के पास नहीं है, गिने चुने 7, 8, 10 देशों के पास हाइड्रोजन बम है, जिसमें हमारा भारत देश भी है जिसके पास हाइड्रोजन बम है। 1974 में ही इसका परीक्षण कर लिया गया था, परमाणु बम का और हाइड्रोजन बम का। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। उनका कविता सुनना बहुत मज़ेदार कविता है। तो ये हाइड्रोजन बम हो गया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि जो परमाणु बम है, क्या है बाबू? परमाणु बम, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर है? तो यहां से प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ जो परमाणु बम है इसके आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया था, जिसका नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने परमाणु बम बनाया था, ठीक है। कब बनाया था भाई? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, तो 1945 में ही इन्होंने परमाणु बम बनाया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि परमाणु बम को सबसे पहले 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, है ना, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, याद है। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो देख लो, एक गिराया गया था 6 अगस्त
1945 को, और एक गिराया गया था आपका इसके 3 दिन बाद, तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है। और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था वो नागासाकी, जापान का जगह है, शहर है, वहां गिराया गया था। और जो हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। और जो नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन, फैट मैन, फैट मैन, याद रखिएगा। ये 2 नाम आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परमाणु बम का आविष्कारकर्ता कौन है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने कब आविष्कार किया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में। तो 6 अगस्त 1945 को कहां गिराया गया था परमाणु बम? हिरोशिमा पे, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और 9 अगस्त 1945 को कहां गिराया गया? जापान के नागासाकी पर गिराया गया, जिस परमाणु बम का क्या नाम था? फैट मैन था, ठीक है। इतनी जानकारी हो गई। अब देखिए यहां से एक और जानकारी ले लो। अब कहता है कि जो अगर मैं पूछूं इसमें आपसे कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में सबसे खतरनाक बम कौन सा है, तो क्या बताओगे? सबसे खतरनाक बम, एकदम सोच समझ के बोलिएगा। चलिए, कौन है? पक्का? इन दोनों में देखो नाम में कुछ नहीं रखा है ना? ये नाम बस परमाणु बम रख दिया गया है, लेकिन इन दोनों में सबसे खतरनाक बम है हाइड्रोजन बम। कौन है? हाइड्रोजन बम लगभग 1000 गुना शक्तिशाली होता है परमाणु बम से। अब सुन लीजिए, मतलब हाइड्रोजन बम परमाणु बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब सोच लो कितना पावरफुल बम है ना? ये हाइड्रोजन बम लगभग आपके अमेरिका के पास है। किसके पास है? अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है ना? आपका ब्रिटेन के पास है, ब्रिटेन के पास है, आपका रूस के पास है, चीन के पास है, भारत के पास है, देख लो पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है ना? इजराइल के पास है, इजराइल के पास है, ठीक है। ये लगभग ऐसे देश हैं जो आधिकारिक रूप से है, पता चला है कि इन देशों के पास हाइड्रोजन बम है।